हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे थंबनेल देख के जान ही गए हैं कि मैं आप लोग पे बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बोल करके पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं मेरे पीछे बोर्ड भी है, बट हम इस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आप लोग को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम आप लोग को बता रहे हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इतिहास के पिता हेरोडेट्स है बाबू। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोट्स है। ठीक ना। और इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं बाबू? 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आध ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है बाबू, हम इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी कि 3 खंडों में बांटते हैं इतिहास को। ठीक है, पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आध ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है बाबू, प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत हम रखते हैं पूरा पाषाण काल को, और मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल को हम रखते हैं। किसके अंतर्गत है? तो हम प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। उसके बाद है बाबू आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 3 गो के रखते हैं, सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। ये तीनों के हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है बाबू अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम आप लोग को बताएंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल, उसके बाद है मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल, और उसके बाद नेहरू काल, और उसके बाद अंत में है विश्व। इसको हम बताएंगे इतिहास के। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इतिहास कितने खंड में बांटे हैं हम लोग? 3 खंडों में। ठीक है, आध ऐतिहासिक, ठीक है, सॉरी प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है, काल। ये तीनों भाग में हम बांटे हुए हैं। ठीक है, अब हम आप लोग को बताते हैं प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में हम बताते हैं। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था बाबू। इतिहास का वह समय जो मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातत्व शास्त्र से मिली है। यानी कि इसकी जानकारी हम लोग किससे मिला है? पुरातत्व शास्त्र से हम लोग के जानकारी मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं हम। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखते हैं बाबू? पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से पीछे करके वीडियो और देख लेना। ठीक है, अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। तो हम पहले आप लोग को पाषाण काल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल में है, पहला है वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था बाबू। वह समय जब क्या मानव था जो पत्थर के औजार, ठीक ना, और हथियार का प्रयोग करता था। किस चीज का? पत्थर का। ठीक है, उस काल को हम क्या करते हैं? पाषाण काल कहते हैं। ठीक है बाबू, पाषाण काल को 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। पाषाण काल के हम लोग कितने भागों में बांटते हैं बाबू? 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें क्या कर रहा है बाबू कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यानी कि इतिहास के, यानी कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। यानी कि जब शुरू बार में जब था, यानी कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत के मानव की हम लोग क्या कहते थे? आदि मानव कहते थे बाबू। ठीक है, इस समय का मानव खानापदोष, ठीक है, यानी कि इस समय के जो था मानव क्या खानापदोष, अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति ही अपना पेट भरना था। यानी कि जो आदिवासियों थे क्या थे बाबू? जानवरों के भांति ही पेट भरते थे पहले। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ही, यानी कि आदि मानव ने ही आग का खोज किया था। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं बाबू हम आप लोगों को मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में हम किसको रखेंगे? तो मध्य पाषाण यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। यानी कि पूरा पाषाण काल में आप लोग बताएं कि पूरा, जब कोई बोल देगा कि आपकी खोज किस काल में होगा, तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो कह रहे हैं पूरा पाषाण काल के बाद का काल है कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। ठीक है, इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। यानी कि इस समय जब अभी के जो हथियार थे कैसे बाबू थे? छोटे आकार के थे। ठीक है, और
इस समय के जो हथियार थे छोटे करके, और ये जो है बाबू, ये जो है अभी यानी कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मानव ने एक चीज को सीख लिया था। क्या से मानव ने क्या चीज को सीखा? एक चीज को सीखा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको दाह संस्कार करना, यानी कि अंतिम जो कार्य होता है ना, यानी कि अंतिम संस्कार उसको करने के लिए जान गए थे लोग। किसमें? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत बाबू। ठीक है। अब अगला है नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। नव या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत बाबू मानव क्या है, अपना स्थायी कार्य बना लिया था। मानव साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। किस समय? मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। किस समय बाबू? किस समय कर दिया था? तो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल जिसको बोल सकते हैं, कोई लोग नव पाषाण काल बोल सकता है, कोई भी उत्तर पाषाण काल बोल सकता है। तो उत्तर पाषाण काल में लोग क्या करने थे, अपना आवास बना करके अस्थायी रहने लगे थे। ठीक है बाबू। और मानव ने इस काल में ही पहिए तथा घड़ा की खोज किया था। यानी कि पहिए और घड़ा की खोज अगर बोलता है कि कब किया गया था, तो आपको क्या बताना है बाबू कि नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में। अगर आँख की खोज बोलेगा तो आपको किसको बताना है? तो पूरा पाषाण काल में बताना है। किसमें बताना है? पूरा पाषाण काल में आँख की खोज हुआ है। उसके बाद है हम बता रहे बाबू आगे कि मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं कृष्ण पहाड़ियों के बीच में किया था। मानव ने क्या किया था? खेती पाकिस्तान के सुलेमान एवं कृष्ण पहाड़ियों के बीच में किया था। पहली कृषि जौ एवं गेहूं थी। यानी कि जो पहली कृषि थी बाबू वो क्या थी? जौ और गेहूं थी। पहली कृषि क्या थी बाबू? जौ और गेहूं थी। मानव द्वारा पाला गया पहला कुत्ता था, यानी कि पशु कौन था पाला गया? यानी मानव द्वारा पाला गया पहला क्या था? कुत्ता था। कौन सा पहला जानवर था? तो कुत्ता था। ठीक है। उसके बाद हम अगला बताते हैं बाबू। अगला है ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल की अंतिम समय था। यानी कि यह कह रहा है बाबू कि पाषाण काल का ये अंतिम पाषाण काल के हम चार बताएं। ये पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो जो ताम्र पाषाण काल था ये बाबू अंतिम काल था। ठीक ना। इस समय तांबे की खोज हुआ था। यानी कि ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत बाबू किस चीज का खोज हुआ था? तो तांबे का खोज हुआ था। ठीक है। तो तांबे का खोज हुआ जिस कारण से औद्योगिकरण शुरू हो, जिसके कारण क्या हो गया? औद्योगिकरण शुरू हो गया। और जिस कारण औद्योगिक शुरू होने का कारण है कि जब औद्योगिकरण ज़्यादा शुरू हो गया तो विकसित करने लगा। तो जब विकसित करने लगा वो, तो इसकी अधिक साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका अधिक साक्ष्य सिंधु सभ्यता में हम लोग को देखने के मिलता है। ठीक ना। जब ताम्र पाषाण काल में क्या होता है कि जब खोज होता है किस चीज़ का? तांबे का खोज हो जाता है, तो हम उस समय क्या करते हैं? तांबे का खोज होता तो इसका जो है साक्ष्य मिलता है। कहाँ मिलता है बाबू? सिंधु सभ्यता में। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि अच्छा हम और बता रहे हैं आपको कि जैसे क्वेश्चन है इसमें कि किस काल में मानव आखेटक शिकारी था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि किस काल में मानव आखेटक या शिकारी था, और किस काल में बोल सकते हैं? तो पाषाण काल में। क्यों किस काल में लोग बोल सकते हैं? पाषाण काल में। क्यों पाषाण काल में? क्योंकि पाषाण काल में ही लोगों को क्या था? जानवरों की भांति जीवन बिताते थे, यानी कि मारे और खाए। ठीक है, मारे और खाए, यानी कि भोजन रखने का ये लोग उतना नहीं जानता था कि भोजन एक जगह स्थिर रख करके एक जगह रख के खेती बाड़ी करें। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो वो बाबू मिला है इलाहाबाद के कोल्डीहवा से। इलाहाबाद के कोल्डीहवा से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला। ठीक है। और उसके बाद हम अब पढ़ते हैं, आप लोग बताते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल को खत्म कर दिए। अब हम आप लोग को आगे बताते हैं आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यानी आद ऐतिहासिक काल में क्या है? मानव द्वारा जो लिखी गई है लिपि को लोग पढ़ा नहीं जा सका है। और ठीक ना,
लेकिन हम ये भी आप लोगों को पता है कि प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ठीक ना बाबू। लेकिन आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या है कि मानव पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन उसके लिपि को हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ नहीं पाए, ठीक ना। किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है, यानी कि इसकी जानकारी में कैसे पता चला, तो पुरातात्विक जो है साक्ष्य ही है, ठीक ना। उसके बाद इसको हम किसमें देखते हैं, तो जो है आद ऐतिहासिक काल को बाबू हम लोग सिंधु सभ्यता में देखते हैं। इसे हम किसके सभ्यता में देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता में देखते हैं। तो यानी कि हम अब आप लोग के आगे पढ़ाते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम बताते हैं। यह सिंधु सभ्यता नदी के तट पर मिली थी। सिंधु सभ्यता क्या है बाबू, ये सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं बाबू, इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण ही बाबू इसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक ना। इसकी जानकारी के लिए पहली बार हड़प्पा में खुदाई हुई थी, यानी कि इसकी जानकारी के लिए पहली बार कहाँ खुदाई हुआ था, तो हड़प्पा में खुदाई था, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता के बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक ना। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, यानी कि सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण किसने किया था, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। यानी कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था बाबू, तो जेम्स कनिंघम ने किया था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जब जेम्स कनिंघम ने किया तो हाँ देखिए। अब इसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के पूछेगा एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी बताना है। उसके बाद सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यानी कि सिंधु सभ्यता कितने में फैली है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, यानी देखिए सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी ने, लेकिन सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था बाबू, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। जो सिंधु सभ्यता है बाबू, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। कोई दिक्कत है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा बाबू, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये भी याद रखना आपको कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तो वह सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका जो विकास है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ, यानी जब इसका विकास है बाबू सिंधु सभ्यता का विकास, यानी कि 2500 यानी कि 250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हुआ, ठीक है। अब इसकी देखिए हम बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो उत्तरी सीमा है बाबू वो है कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर है। किस नदी पर, चिनाब नदी के तट पर है। तथा दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर है। दक्षिणी सीमा कहाँ है बाबू, तो दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर। किस पर, महाराष्ट्र के दैमाबाद में परवरा नदी के तट पर। किस नदी पर तट पर बाबू, परवरा नदी के तट पर। उसके बाद इसकी पूर्वी सीमा जो है ना उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो पूर्वी सीमा है वो किधर है, उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। जो कहाँ है, हिंडन नदी के किनारे थी। अब अब इसकी जो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुटकार गैंडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। जो कहाँ थे बाबू, दासक नदी के तट पर है। जो कहाँ पर है, दासक नदी के तट पर है, ठीक है। वापस से फिर बोलते हैं, उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी के पास, दक्षिण में दैमाबाद यानी कि परवरा नदी के पास,
उसके बाद है पूरब में आलमगीरपुर यानी कि हिंडन नदी, और पश्चिम में बाबू सुतका, गेडोर, दासक नदी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बाबू आगे बताते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के बाबू हम प्रमुख स्थल के बारे में बता रहे हैं। तो पहला है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है, तो पहला हम किसको रखते हैं? हड़प्पा को रखते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा को रखते हैं। तो हड़प्पा यानी कि जब 1921 में, तो हड़प्पा की खोज हम पहले ही बता चुके हैं कि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था बाबू? दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। जो हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के किस पर? माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, यानी कि हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो पहला कुम्हार के चाक, पहला मिला है बाबू कुम्हार के चाक मिला है। फिर अन्नागार मिला है, अन्नागार। उसके बाद है श्रमिक आवास मिला है। क्या? श्रमिक आवास। उसके बाद है मूर्ति देवी की, सॉरी मातृ देवी की मूर्ति मिला है, यानी कि मूर्ति किसके देव है? मातृ देवी की मूर्ति मिला है। और लकड़ी की पोखली मिला है, लकड़ का ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है और स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कहाँ पे मिला है बाबू? ये हड़प्पा में। कौन कौन? कुम्हार का चाक, सोचिए कुम्हार का चाक। ठीक है, अन्नागार, बोलो कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ का ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक। ये कहाँ मिला है बाबू? तो हड़प्पा में मिला है। कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में। तो हड़प्पा की खुदाई कब किया गया था? तो 1921 में। किसने किया था बाबू? तो दयाराम साहनी जी ने किया था। उसके बाद है अगला बाबू मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का भी खुदाई 1921 में ही हुआ था। मोहनजोदड़ो का खुदाई 1921 में हुआ था। इनकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने की थी। यानी कि जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी। ठीक ना? यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यानी कि कहाँ है बाबू? पाकिस्तान की जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। ये कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और जो था हड़प्पा था किसके? रावी नदी के तट पर। किससे? रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी जिला में। किस जिला में था हड़प्पा? माउंट गोमरी जिला में। और ये जो मोहनजोदड़ो का है किस पर? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक ना? कौन से जिले में है? जो लड़काने जिले में। कहाँ पर है अभी? पाकिस्तान में। ठीक, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, यानी कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर वो कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बाबू कौन है? तो है मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो में मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, यानी कि मोहनजोदड़ो खुदाई हुआ तो क्या क्या मिला है उसके बारे में हम बताते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हुआ तो मिला पुरोहित का आवास मिला, घर में कुआं मिला, विशाल अन्नागार मिला। ठीक ना? और उसके बाद विशाल स्नानगार भी मिला, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर मिला है। और क्या मिला बाबू? तांबे का ढेर मिला। यानी कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। अभी बताए ना कि सबसे बड़ा भवन या इमारत क्या बाबू? तो अन्नागार था। ठीक है, तो आपको बता दें फिर से कि यहाँ पे जो है बाबू कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? पुरोहित का आवास, घर में कुआं, विशाल अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार और पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर मिला है। ये क्या मिला है बाबू? तो किसमें मिला है? तो
जोदड़ो में मिला, कैसे जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ तब मिला था। ठीक है, उसके बाद है आगे बताते हैं बाबू हम चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खुदाई 1931 में हुआ। चहुंदड़ो की खुदाई कब हुआ था? 1931 में। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना। मेरे वीडियो को आप लोग 1 या 2 बार 3 बार करके आप लोग इसको सुनिए, आपको समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, बस जय हिंद जय भारत।